नमस्कार दोस्तों, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जून 2019 में जो कॉमर्स का पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, यानी यूजीसी नेट कॉमर्स का जो जून 2019 के अंदर पेपर हुआ था, उस पेपर को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके जो 100 क्वेश्चन हैं उन 100 क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को प्रॉपर एनालाइज किया जाए और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, उससे संबंधित जो कंसेप्ट है वो आपको आपके साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाए। तो ये जो लेक्चर होगा थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, और बड़ा लेक्चर इस वजह से होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, यानी 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन पूरे लेक्चर को अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो बेनिफिट होता है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इससे आपको कई फायदे मिलेंगे। आपको ये आइडिया लगेगा कि जो सिलेबस चेंज हुआ है यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट के सिलेबस को के चेंज होने से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पैटर्न में कितने परिवर्तन आए हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो पुराने क्वेश्चंस के लेवल से किस तरीके से चेंज हुआ है। एक बहुत अहम चीज़ ये है कि अभी जो यूपीएचएससी कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होने वाली है, उस सिलेबस को भी यूजीसी नेट के कॉमर्स के सिलेबस जैसा ही कॉपी किया गया है, लेकिन लगभग सारी चीज़ें एक ही जैसी कर दी गई हैं। अब एस्पिरेंट के दिमाग में ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं मतलब एक दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस बार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा वो यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर जैसा होगा। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, इसलिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करें, उनके कंसेप्ट पर काम करें। अगर उनके कंसेप्ट पर बहुत बारीकी से काम कर लिया जाए तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी हम लोग बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो उसी कड़ी को स्टार्ट करने के लिए मैंने कोशिश की है कि करीब करीब 2004 से लगा के 2020 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर्स हुए हैं सारे पेपर्स का मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, और डेली बेसिस पे आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें करीब करीब 50 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे। और आने वाले एक महीने के अंदर हम जितने भी पेपर्स हुए हैं सारे पेपर्स का एनालिसिस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसी कड़ी में हम जून 2019 के पेपर को आज स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो पा रहा होगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन, यानी कि निम्नलिखित में से 4 मार्केट कंडीशन आपके पास हैं, तो किस मार्केट कंडीशन के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नोटिस नहीं होती है, एक्सेस कैपेसिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मोनोपोली मार्केट, दूसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा है आपका ओलिगोपोली, चौथा है आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं बचती है, जो भी फुल कैपेसिटी होती है परफेक्ट कंपटीशन में उस फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको मिल पा रहा है, विजिबल हो पा रहा है। कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंज्यूमर बिहेवियर में निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑब्टेनिंग, दूसरा कंज्यूमिंग, तीसरा डिस्पोजिंग, चौथा है आपका प्रोड्यूसिंग। तो अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम लोग प्रोड्यूसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रोड्यूसिंग जो टर्म है आपका वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंधित है, और बाकी 3 के 3 जो ऊपर के टर्म है आपके ये सारे के सारे कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित हैं। तो इसका जो ऑप्शन है इसका अगेन ऑप्शन नंबर 4 ही सही ऑप्शन होगा। इस कंसेप्ट को अगर हम नीचे देखें, इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है बेसिकली वो प्रोड्यूसिंग को कंसीडर नहीं करता। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग स्टडी करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर पे कि कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो मार्केट के अंदर कैसा होता है, कंज्यूमर क्या परचेज करता है, कहाँ से परचेज करता है, क्यों परचेज करता है, वो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में मार्केट के अंदर एनालाइज करता है, उनकी हम बात करते हैं। दैट मीन्स कि हम बात करते हैं कि कस्टमर क्या परचेज करेगा, कैसे चीज़ों को इवेल्युएट करेगा, कैसे डिस्पोज करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अपनी नीड को कैसे सेटिस्फाइड करेगा, इन सब की हम बात करते हैं, ना कि हम लोग प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 आपसे कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज प्रोसीडर फॉर द IRDA एक्ट 1999, यानी भारत के अंदर जो
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 है, उसकी जो प्रीसीडिंग बॉडी है, यानी कि वो किस बॉडी के माध्यम से आज वो इस मतलब मुकाम पे है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956, द मेरीन इंश्योरेंस 1963 और द पब्लिक लाइबिलिटी 1991। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, लाइफ, जो आपका IRDA है, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसकी प्रीसीडेसर बॉडी है बेसिकली। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख ले। जो आपका एक्ट है 1938, ये बेसिकली ओरिजिनली जो पास हुआ था वो उस समय हमारे देश के अंदर ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस एक्ट को पास किया गया था। और यही ऐसा एक्ट है जो हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को एक ब्रॉड एरिया प्रोवाइड करता है, एक ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो वर्तमान समय में जो भी इंश्योरेंस सिस्टम है, उस इंश्योरेंस सिस्टम का जो मार्गदर्शक है, जो गाइडर है, वो कौन है? इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपकी स्क्रीन पे अगेन विजिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज केप्ट आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ GST। आप सभी को मालूम है कि भारत के अंदर 1 जुलाई सन 2017 से जो GST है वो लागू कर दिया गया था। तो जो GST लागू किया गया उसमें कुछ आइटम्स को GST से बाहर रखा गया है। तो कौन से आइटम को बाहर रखा गया है, आपको इन 4 में से उसे पहचान के बताना है। तो पहला ऑप्शन है तंबाकू प्रोडक्ट, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तीसरा एडिबल ऑयल, चौथा है आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो 4 में से एक कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो GST से बाहर है। तो आई थिंक आपको इसका ऑप्शन पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है GST से बाहर रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप कंसेप्ट इसका देख सकते हैं, आपकी सामने स्क्रीन पे विजिबल हैं चीज़ें। ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको अभी भी GST से बाहर रखा गया है। तो सबसे पहले एल्कोहल, जो एल्कोहल ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, उसको आज भी वर्तमान समय में GST के एरिया से उसे बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ को भी GST से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्रूड ऑयल आता है, मोटर स्प्रिट आता है जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल आता है, नेचुरल गैस आते हैं और एविएशन टर्बाइन फ्यूल आता है जो बेसिकली जहाज वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है इसको भी जो है GST से बाहर रखा गया है। तो 3 वर्तमान में आइटम है, एल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, फिर इन फ्यूचर भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 5, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो पा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लेकर हमने एक प्रॉपर लेक्चर तैयार किया है जो कि हमारी प्लेलिस्ट इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके डिटेल में भी देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन शामिल नहीं है। तो पहला है IDA, ये शामिल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IFC भी वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में शामिल है। और मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी शामिल है। यानी कि IMF जो है अपने आप में खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर शामिल नहीं है। तो 5वें का जो बी है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका कंसेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन शामिल की गई हैं। कौन कौन सी 5 ऑर्गेनाइजेशन है? पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? IBRD। तो IBRD जो है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, इसे खुद वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो आएगी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956, इसे हम शॉर्ट में IFC बोलते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है? ये प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या करती है? ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम IDA शॉर्ट में कहते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। इसका काम क्या है? बेसिकली ये जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उन पुअरर कंट्रीज़ को बेसिकली उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कई तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करती है। और जो चौथी संस्था है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है उन्हें सेटलमेंट करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है
ICSID 1966 के अंदर बनाई गई। बेसिक पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को ख़त्म करना। और पांचवी ऑर्गेनाइजेशन है मिगा, जिसे हम शॉर्ट फुल फॉर्म अगर इसका देखें तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 के अंदर इस्टेब्लिश करी गई थी और पॉलिटिकल रिस्क वगैरह को कवर अप करने का ये काम करती है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको। क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इन इंडिया, भारत के अंदर जो क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर है वो कितना है? तो 300 से 600, 300 से 900, 500 से 1000 और 900 से 1600। तो इसमें एक कोई ऑप्शन सही है। आई थिंक आपको इसका ऑप्शन पता होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 से 600 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की आप बात करें तो जो हमारे देश की क्रेडिट वर्दीनेस है वो 300 से 900 के बीच में वेरी करती है। 300 से 900 के बीच में वेरी करती है। आई थिंक ऑप्शन जो है हमने गलत चूज़ कर लिया, शायद ऑप्शन इसका बी सही था। ऑप्शन इसका बी सही था। तो यहाँ से आप फिर से इसको देख लें। 300 से 900 के बीच में ये वेरी करता है। 900 हाईएस्ट है और 300 जो है आपका क्या है वो लीस्ट है। कहा गया कि दिस स्कोर इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पे बेसिकली क्या है कि इस क्रेडिट वर्दीनेस को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि द इसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। यूटिलिटी का बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसका कंसेप्ट है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये किसकी बात करता है? इन इलास्टिक प्रोडक्शन की बात करता है, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करता है, डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्शन की बात करता है या डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन की बात करता है। 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, आपको ध्यान से इसका आंसर करना है। इन इलास्टिक प्रोडक्शन, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्शन एंड डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करता है। क्यों बात करता है? अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। एक चार्ट छोटा सा आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। आई थिंक विजिबल हो पा रहा होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी और बेहतर की जा सके जी। अब देखिए, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो क्या बताता है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन शॉर्ट रन। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है वो कब काम करता है? शॉर्ट रन के अंदर काम करता है। व्हेन वी कैन नॉट चेंज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में हम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारी वेरिएबल यूनिट होती हैं उन्हें हम चेंज करते हैं और फिक्स को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल को हम चेंज करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिक्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ऐसा करने से बेसिकली होता क्या है कि प्रोडक्शन आपका पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ता है कांस्टेंट रेट से, फिर बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। तो अगर इस कंसेप्ट की हम बात करें तो इसमें एक ऐसा लेवल आता है जहां पर मार्जिनल यूनिट आपकी जो है वो क्या होती है, नेगेटिव पहुंच जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग डिमांड जनरेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ प्रॉब्लम। कहा गया कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आइडियाज जनरेट करने का एक ढंग है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, पार्टिसिपेंट जनरेट एज मेनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल विदाउट इवेल्युएटिंग देम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। कहा गया कि जो मतलब पार्टिसिपेंट होते हैं वो सब आइडियाज जनरेट करते हैं ताकि उस आइडिया से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दूसरा वाला अगर आप ऑप्शन देखें, दूसरा वाला भी आपको ऑप्शन ठीक लग रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके पास 4 हैं। पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर कहा गया है कि ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर इनकरेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट एंड बोथ आर करेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए है। ए एंड ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, सॉरी ए नहीं इसका ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ये कहा गया है कि ए जो है आप मतलब जो पहला वाला पार्ट था वो सही था, दूसरा पार्ट सही नहीं था। क्यों नहीं सही था इसको एक बार यहाँ देखें। दूसरे पार्ट में कहा गया था कि पार्टिसिपेंट जनरेट मेनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल विदाउट इवेल्युएटिंग देम।
तो भाई इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करके अल्टरनेटिव निकालते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या था, गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही था। तो आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में आप थोड़ा यहाँ से पढ़ सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ आइडियाज़ जनरेट करते हैं। उन आइडियाज़ को प्रॉपर क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट करने के बाद एक सही डिसीजन लेने का जो काम है उन्हीं आइडियाज़ के माध्यम से लिया जाता है। तो ये बेसिकली होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर विजिबल है। 9 में मैचिंग क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को मैच करके बताइए। तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। नेट इनकम अप्रोच, तो जो नेट इनकम अप्रोच है वो किस चीज़ की अप्रोच है, वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है। नेट इनकम अप्रोच क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है। इसके अलावा हम बात करें रीऑर्डर इन्वेंट्री की एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक तरीका है। गार्डन का जो मॉडल है बेसिकली वो क्या है, वो डिविडेंड पॉलिसी है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है, वो कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। तो आई थिंक ये मैच आपके क्वेश्चंस हो गए, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन 2 इसका जो है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने विजिबल है। आपको कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कौन नहीं शामिल किया जाता है, तो चेक आता है, शामिल होता है, डिमांड ड्राफ्ट शामिल होता है, प्रोमिसरी नोट भी शामिल होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं शामिल होता। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक बेसिकली तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों का अमाउंट जो है एक पूल में इन्वेस्ट, मतलब एक पूल में इकट्ठा होता है और देन ये एक एक्सपर्ट पर्सन जो है तो उसे इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली वो प्रोमिसरी नेगोशिएबल के अंदर शामिल नहीं होता। म्यूचुअल फंड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक क्या है, फाइनेंशियल व्हीकल है बेसिकली, जो क्या काम करता है, पूल ऑफ मनी तैयार करता है, अलग अलग छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्ट करता है और बाद में किसी सिक्योरिटी में उसे इन्वेस्ट किया जाता है और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 11 पे। 11 क्वेश्चन के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन कहा गया, एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी उम्र 55 साल है, एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी उम्र 55 साल है, उसकी ग्रॉस इनकम जो है 3.5 लाख रुपए है और उसके टैक्स लायबिलिटी 19-20 के अंदर क्या होगी। जो असेसमेंट ईयर 19-20 है, चूँकि पेपर जो है आपका जून 2019 का है तो 19-20 की ही बात करेगा ये। तो ऑप्शन इसमें 4 है, 5,000, 2,500, 2,600 और 3,000। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 2,500 रुपये इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका ऑप्शन 2,500 से ज़्यादा निकलेगा, बट नियरेस्ट में 2,500 ले लिया गया है। अगर यहाँ पे इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो देखिए कहा गया कि 55 साल की उम्र है तो एक बेसिक इंडिविजुअल पर्सन है, तो 2.5 लाख रुपए तक उसका अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए तक उसका अमाउंट जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, 2.5 लाख का एग्जम्प्ट होता है, अगले 2.5 लाख रुपए पे उसका जो रेट लगेगा वो लगेगा 5%। ठीक है, तो 3.5 में 2.5 लाख हो गया उसका एग्जम्प्ट। ठीक है, 1 लाख पे उसका लगेगा 5%, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। अब चूंकि उसको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87 के अंदर, उसे 2,500 रुपये तक की रिबेट मिलेगी। क्यों रिबेट मिलेगी, क्योंकि उसकी इनकम जो है 3.5 लाख रुपए की है, तो 5,000 में से 2,500 उसके रिबेट के कम हो गए। अब उसका जो अमाउंट टैक्सेबल बचा वो कितना बचा, 2,500 रुपये। अगर हम 2,500 रुपये एजुकेशन सेस वगैरह जोड़ दें तो 2,500 से ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल 2,500 ही ऑप्शन में दिया है तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन आपको विजिबल है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल अजम्पशन। एफ टेस्ट और टी टेस्ट जो है आइडेंटिकल अजम्पशन पर बेस्ड हैं, ये बिल्कुल बात सही है। टी टेस्ट यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स वेयर एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेरिजन बिटवीन मोर देन 2 ग्रुप्स। ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा कहता है बोथ आर इनकरेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट कहता है आपसे कि फर्स्ट जो है करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, और इसके अलावा जो आपसे आखिरी ऑप्शन कहता है वो फर्स्ट को करेक्ट बताता है, दूसरे को इनकरेक्ट। बट एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों सही है, क्योंकि दोनों की जो डेटा दिया हुआ है दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये दोनों अजम्पशन बेस्ड होते हैं, और जो बेसिकली टी टेस्ट होता है वो 2 ग्रुप की बात करता है, एफ टेस्ट जो होता है आपका मोर देन 2 ग्रुप की बात करता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी इसका बोथ स्टेटमेंट जो है आपके वो किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है।
तो पहले कहा गया है कि हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड, हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, कहा गया जो हेज फंड हैं वो म्यूचुअल फंड नहीं है। फिर कहा गया कि हेज फंड को हम पब्लिक में सोल्ड कर सकते हैं। तीसरे में कहा गया कि इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस, तो कहा गया म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फीस या एक्सपेंसेस देते हैं। चौथे ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपके, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इस चार में से एक ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट है। तो कौन सा नॉट करेक्ट है, आप ऑप्शन को चेक करिए। ऑप्शन इसका जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर, इसका जो सेकंड है वो क्या है, वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये लिखा हुआ है हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक। तो हेज फंड पब्लिक को नहीं बेचे जाते हैं। क्यों नहीं बेचे जाते हैं, क्योंकि हेज फंड जो होते हैं एक ऐसे फंड होते हैं जो स्पेसिफिक मतलब कंपनीज को सेल किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको इसकी आसानी से नहीं मिलेंगी नॉर्मल बुक्स वगैरह में। तो कुछ चीज़ें यहाँ से बारे में देख लें। हेज फंड्स आर अवेलेबल ओनली टू सर्टेन सोफिस्टिकेटेड और एक्सरेडेटेड इन्वेस्टर्स, कहा गया है कि जो हेज फंड होते हैं वो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं, आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आई थिंक इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आम नागरिक के लिए हेज फंड जो होते हैं बेसिकली नहीं होते हैं। और ये भी कहा गया है कि कैन नॉट बी ऑफर और सोल्ड टू जनरल पब्लिक, ये आम पब्लिक को भी बेचे नहीं जा सकते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप देख लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिर पूछा जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड और हेज फंड दोनों के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनको देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जा रहा है कि डोंट टेक शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, जो म्यूचुअल फंड होता है इसे शेयर फ्रॉम प्रॉफिट नहीं मिलता है। आर अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, म्यूचुअल फंड कोई भी खरीद सकता है। इस पर बेसिकली एक फीस चार्ज होता है जो 1 से 2% के आसपास होता है। कैन नॉट मेक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड हमेशा लो रिस्क की बात करता है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, हाई रिस्क नहीं होते हैं। और टेंड टू परफॉर्म वर्स देन हेज फंड, कहा गया कि म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस होती है वो हेज फंड से थोड़ा सा अच्छी नहीं होती, मतलब कम अच्छी होती है। अगर हम लोग हेज फंड की बात करें तो हेज फंड के बारे में टेक 20% परफॉर्मेंस फीस फ्रॉम द प्रॉफिट, इनमें जो परफॉर्मेंस फी होगी वो 20% होगी प्रॉफिट की। उसके बाद अवेलेबल ऑन हाई नेट वर्थ एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, कहा गया ये सबको नहीं, जो ज़्यादा वेल्थ वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होता है बेसिकली। और इसका चार्ज नॉर्मल 2% होता है और इसकी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है वो 10 से 30% होती। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और ये बेटर परफॉर्म करता है म्यूचुअल फंड से। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता रहने चाहिए, क्वेश्चन अगेन एग्जाम के अंदर इनसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ रिसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर को टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट मिलते हैं एक पार्टिकुलर कॉस्ट के बदले, उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर डिलाइट, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो आपको इसका ऑप्शन पता होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा दिस इज कस्टमर वैल्यू, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कस्टमर वैल्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। कस्टमर वैल्यू एक ऐसा तरीका जो बेसिकली कस्टमर के इन जो बेनिफिट्स हैं उन्हें क्या करें, इंक्रीज करें। जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर अमाउंट पे कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो इस पार्टिकुलर कॉस्ट के बदले में जो एग्रीगेट आपको मिलता है वो आपके लिए क्या होता है, वो आपकी होती है बेसिकली कस्टमर वैल्यू, यानी कॉस्ट बेनिफिट जो है आपके कस्टमर के लिए वो क्या है, कस्टमर वैल्यू। तो द टर्म सिग्निफाइज द बेनिफिट दैट कस्टमर गेट्स, यानी कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है एक पार्टिकुलर कॉस्ट के बदले में। तो इसका ऑप्शन सी ही सही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन 15। इसमें कहा जा रहा है करेंसी स्वैप इज द मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अभी एग्जाम जो रिसेंटली हो रही हैं कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा नए पूछे जा रहे हैं। नए पूछे जाने का मतलब क्या है कि जो बेसिक क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए बिल्कुल अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए करेंसी स्वैप की बात करें तो कहा गया हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज, लीवरेज इंस्ट्रूमेंट यूज इन कोऑपरेटिव बैंक, मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो करेंसी स्वैप है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, करेंसी स्वैप का जो टर्म है बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इसका आपका इस्तेमाल होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में, यानी इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होना चाहिए।
तो आई थिंक इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ही इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। द करेंसी स्वैप मार्केट इज़ वन वे टू हेज द रिस्क, यानी इसके अंदर हम रिस्क को हेज करने की कोशिश करते हैं। कहा गया करेंसी स्वैप नॉट ओनली हेज अगेंस्ट द रिस्क एक्सपोजर एसोसिएट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, यानी ये रिस्क को एक्सपोज करने के अलावा बेसिकली जो एक्सचेंज रेट हैं उनका भी ये बेनिफिट लेता है, उनसे भी एसोसिएटेड है। सो करेंसी स्वैप एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, जो बेसिकली क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम लोन या इंटरेस्ट बोल सकते हैं, उनका एक्सचेंज रेट घटने बढ़ने से जो बेनिफिट होता है उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। सो कहा गया आगे इसको अगर हम देखें तो इज़ वन करेंसी फॉर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन अनदर करेंसी, यानी एक जैसे सपोज दैट आपने एक पार्टिकुलर कंट्री से 1 लाख रुपए का लोन लिया, आज की डेट में एक्सचेंज रेट मान लो चल रहा है 70 रुपये पर, मतलब 70 रुपये पर डॉलर। कुछ दिन के बाद एक्सचेंज रेट घट जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, वो बेसिकली क्या वही आपका है एक्सचेंज करेंसी स्वैप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे हम लोग। 16 में कहा जा रहा है कि प्रमोटिंग टीम स्पिरिट हार्मोनी यूनिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल। तो जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से 4 प्रिंसिपल दिए हैं, ऑर्डर, स्केलर चेन, डिस्क्रिप्ट और इक्विटी। तो उसमें टीम स्पिरिट हार्मोनी की बात कौन प्रिंसिपल करता है, ये ऑप्शन 3 यानी कि स्पिरिट डी कॉप्स जो है आपका टीम स्पिरिट हार्मोनी और यूनिटी की बात करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। बेसिकली जो स्पिरिट डी कॉप्स है वो क्या बताता है, ये कहता है कि एक बेसिकली आपको टीम स्पिरिट बना के रखना है, ग्रेट मोरल रखना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनमें बाइंडिंग बना के रखनी, सबको एक साथ जोड़ के रखना है, ताकि एक ग्रुप जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके और एक टारगेट जो भी हमारा है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसे आसानी से अचीव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमाउंट यूटिलाइज इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54। कहा गया है कि जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन का जो अमाउंट होता है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग जब करते हैं तो उस पर हमें 54 अंडर सेक्शन 54 में छूट मिलती है लॉन्ग टर्म एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको पहचानना है। कहा गया है 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। दूसरा है 2 year हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास 3 year हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र और 3 year हैज़ एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन 3 है, 3 year हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ये बेसिकली अंडर सेक्शन 54 जो कैपिटल गेन के अंदर है उसको एक्सप्लेन करता है। 3 year हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। दैट मीन्स कि अगर कोई आप कैपिटल एसेट सेल करते हैं, उससे कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल आप अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या आप किसी लैंड को खरीदने में करते हैं विदिन 3 year, तो आपको डिडक्शन मिलता है। 3 साल के बाद डिडक्शन आपका एक्सपायर हो जाता है। इसके बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में क्लियर कर दी कि अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो अंडर सेक्शन 54 में आपको उसका डिडक्शन मिल सकता है। कंडीशन ये है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विदिन 1 year या 2 year आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड, यानी जो भी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आप या तो खरीद लें 1 साल के अंदर या 2 साल के भीतर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दूसरा अगर कंस्ट्रक्शन है तो आपका 3 साल के भीतर आपको कंस्ट्रक्शन करवा लेना होगा, तो मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो कितना है 3 साल। तो इसका फिलहाल जो सही ऑप्शन होगा वो 3 years हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के अंदर बात की जा रही है कि अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुइटेबल फॉर लीज हैविंग, यानी अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुइटेबल फॉर लीज हैविंग। तो पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी क्राइसिस, सरप्लस फंड, हाई प्रॉफिट एंड नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस अगर हम लोग एक सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट की बात करें तो ये मोर सुइटेबल किस सिचुएशन में होगा, ये मोर सुइटेबल होता है लिक्विडिटी क्राइसिस में। जब लिक्विडिटी क्राइसिस हो तो उस समय सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट जो है वो सबसे परफेक्ट और सबसे सॉलिड माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड द बेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुडविल का टाइप सबसे बेस्ट माना जाता है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड काउ गुडविल।
तो काउ तो कोई गुडविल ही नहीं होती है। फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन है, एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कैट गुडविल। कैट गुडविल सबसे परफेक्ट या सबसे बेस्ट गुडविल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कैट गुडविल का कंसेप्ट है बेसिकली, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये पीडी लेक ने 1921 के अंदर दिया था। कैट का नेचर होता है कि कैट जो होती है वो हमेशा घर छोड़ के नहीं जाती। जिस घर के अंदर बिल्ली रहेगी, मालिक घर भले ही छोड़ दे, बिल्ली उसी घर के अंदर रहेगी। दैट मीन्स कि ये जो गुडविल है बहुत ही लॉयल गुडविल होती है। इसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी गुडविल जो बिल्कुल लॉयल है, कंपनी के प्रति कस्टमर लॉयल रहेंगे, वर्कर छोड़ के जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन कस्टमर कभी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये गुडविल सबसे परफेक्ट मानी जाती है। वैसे गुडविल के जो टाइप हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट और रैबिट। काउ गुडविल फिलहाल कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो 4 में जो सही ऑप्शन था वो कैट गुडविल था, क्योंकि कैट गुडविल बहुत ही लॉयल कस्टमर्स को प्रेजेंट करती है, बहुत ही लॉयल्टी और बहुत ही ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए सबसे बेटर सिचुएशन मानी जाएगी कैट गुडविल को। क्वेश्चन 20 देखेंगे। क्वेश्चन 20 में है कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन इंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस एंड इंटरनेशनल मार्केट। कहा गया कि बहुत कम अनुभव के साथ इंटरनेशनल मार्केट में अगर एंट्री करना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा। इस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको दिया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस वाले यूनिट के अंदर आप जाइएगा तो मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस करके लेक्चर मिलेगा, जहां हम डिटेल में सब मोड्स को बकायदा डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो पहला एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक एलियंस, जॉइंट वेंचर और एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्टिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। सबसे कम खर्च पे और सबसे लो रिस्क पे एक्सपोर्टिंग किया जा सकता है। किससे? मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री की जा सकती है एक्सपोर्टिंग से। तो इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हमने तैयार किया है कंटेंट जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि टाइप्स ऑफ एंट्री है, एडवांटेज है और इसके डिसएडवांटेज। तो एक्सपोर्टिंग के बारे में बात करें, फास्ट एंट्री होती है, लो रिस्क है, एंट्री तुरंत हो जाएगी और रिस्क कैसी है? बिल्कुल लो। डिसएडवांटेज ये है कि आपका लो कंट्रोल होगा, लो लोकल नॉलेज होगी और पोटेंशियल नेगेटिव इन्वायरमेंट, यानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पर्सनली वाकिफ़ नहीं है। ये इसके एडवांटेज हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पर बात करें, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी की, तो ये फास्ट एंट्री है, इसमें भी लो कॉस्ट है और लो रिस्क है। इसमें भी कॉस्ट आपकी जो होगी वो लो होगी और रिस्क भी आपका थोड़ा कम होगा। इसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेज हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लेस कंट्रोल होगा, लाइसेंसिंग में बिकम अ कॉम्पिटिटर। जो लाइसेंस देने वाला बंदा है वो भी आपका कॉम्पिटिटर है और कभी ना कभी आपको लीगल इन्वायरमेंट से भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें अगर इसके अंदर पार्टनरिंग या स्ट्रेटजिक एलियंस, यानी स्ट्रेटजिक एलियंस से अगर आप जाते हैं तो इसमें क्या होगा, शेयर कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी, इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, रिस्क जरूर आपका रिड्यूस होगा लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, हायर कॉस्ट और एक्सपोर्टिंग होगा। तो अल्टीमेट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। शॉपिंग गुड में निम्नलिखित में से कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो पहला फीचर है कि दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। दूसरा है कस्टमर जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर देन दे बाई द गुड्स। यानी शॉपिंग गुड्स क्या होता है, पहले में कहा गया कि वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरे में कहा गया कि जब हम शॉपिंग गुड्स को खरीदने जाते हैं तो हम कंपेयर करके देखते हैं अलग अलग सेलर से कि कौन सा गुड्स बेटर होगा, तो ये भी सही है। तीसरा है पर यूनिट जो कॉस्ट होगी गुड्स की वो जनरली हाई होगी, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसकी जो हाई होगी वो बिल्कुल पर यूनिट कॉस्ट हाई होगी। चौथे ऑप्शन की बात करें, इसकी डिमांड कॉन्टिन्यूस होगी, तो इसकी डिमांड कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा चौथा। पांचवे की बात करें, दीज गुड्स आर सोल्ड अ रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशनल, तो इसका डी ऑप्शन भी, ई ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसके स्टेटमेंट सही होंगे ए, बी और सी। तो यहाँ आप देखें ए, बी, सी आपका सेकंड ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। शॉपिंग गुड्स एक्चुअली क्या होता है, तो शॉपिंग गुड्स के बारे में कहा गया कि शॉपिंग गुड्स आर प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली बाय कंज्यूमर। कस्टमर यूजली कंपेयर एट्रीब्यूट्स ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। जब कस्टमर, यानी शॉपिंग गुड्स वो गुड्स, जब कोई कस्टमर मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाएगा तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को,
उसके प्राइस को, उसके स्टाइल को, इन सबको बाकायदा कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद गुड्स को खरीदने का डिसीजन लेगा। ये जो बेसिकली गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेट में थोड़ा सा हाई होते हैं, यानी इनका रेट ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए फ्रिज खरीदने जाइए, तो कोई भी फ्रिज नहीं खरीदेंगे, आप देखेंगे कौन सा अच्छा फ्रिज होगा, क्वालिटी वगैरह देख के ही खरीदेंगे। और ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेबल्स भी चलते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, यहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। कहा गया है कि इसके लिए एक प्रॉपर परचेज प्लान बनाया जाता है। भाई फ्रिज हम जो है रास्ते में चलते फ्रिज नहीं खरीदेंगे, प्लान बना के खरीदेंगे। कहा गया परचेज फ्रीक्वेंसी। परचेज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट ओकेजनली खरीदे जाते हैं, फ्रिज व्रिज रोज रोज नहीं खरीदे जाते हैं, जब जरूरत होती तब लिया जाता है। प्राइस एंड क्वांटिटी, इसका प्राइस कैसा होता है, प्राइस बेसिकली थोड़ा सा पर यूनिट इसका प्राइस हाई होता है। हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, सिलेक्टेड आउटलेट से ही खरीदे जाते हैं और इनके बारे में कस्टमर की अवेयरनेस भी कम होती है। ज़्यादा कस्टमर कंपेयर करके जानकारी हासिल करता है, पहले से उसे बहुत जानकारी ज़्यादा नहीं होती है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। आई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कहा गया वुड नॉट डिस्क्लोज इफेक्ट। तो कैश फ्लो किस बात को नहीं डिस्क्लोज करता है, कैपिटल इशू, एक्वायर, प्रोडक्टिव फैसिलिटी, इसको डिस्क्लोज करता है। उसके अलावा आपका डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल, कैश डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड, यानी सी ऑप्शन 2 को ये मतलब बात नहीं करता है स्टेटमेंट शोइंग इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो में हम लोग डिविडेंड कितना डिक्लेयर होगा इसकी कभी बात नहीं करते हैं। कैश फ्लो इन चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करता। तो कैश फ्लो क्या बताता है, कैश फ्लो इंक्रीज एंड डिक्रीज जो होती हैं आपकी लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर इक्विटी, अदर एसेट, जो आपकी करंट एसेट हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उनमें चेंजेस को बताता है, ना कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर होगा इसकी बात फिलहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करता है। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीक्यूजिट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इनमें से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कौन सी रिक्वेस्ट जो आपकी प्रीक्यूजिट्स नहीं है फिलहाल। तो देखेंगे सबसे पहले फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, दूसरा है कि प्रोडक्ट है मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस, तीसरा है आपका मार्केट आर सेपरेट एंड सेगमेंटेड, और चौथा ऑप्शन आपके पास जो दे रखा है वो बेसिकली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा तरीका जहां पे अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग रेट होता है। तो उस केस में कहा गया कि प्रोडक्ट है मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये सही ऑप्शन नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट का मल्टीपल सब्स्टिट्यूट होगा तो आप उस प्रोडक्ट को अलग अलग रेट पे बेच ही नहीं पाओगे। तो फिलहाल जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट की बात कर रहा है तो नॉट में आपका जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा इस कंसेप्ट को देख ले रहे हैं। यहाँ से देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा तरीका जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप अलग अलग कस्टमर को, डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे बेच सकते हो। तो डिफरेंट प्राइस पे हम तभी बेच सकते हैं जब उस प्रोडक्ट की हमारे पास मोनोपोली हो। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है कि परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए, मार्केट में कंपटीशन हो और आपका प्रोडक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं मोनोपोली होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रीसेल, उस प्रोडक्ट को रीसेल ना किया जा सके। जो प्रोडक्ट आप बेचें उस प्रोडक्ट को दूसरा कस्टमर फिर अगेन वापस रीसेल ना करे। तीसरी चीज़ है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, मीन्स कि प्राइस के चेंजेस जो हैं उसके डिमांड पे चेंजेस डालते हो। प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड घट जाए और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो यही कुछ बेसिकली हैं, तब ये सारी चीज़ें बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित हैं। मोनोपोली पावर होना जरूरी है। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ों को हमने वीडियो लेक्चर में अलग से भी एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता दी जा रही हैं ताकि कंसेप्ट में क्लियरिटी थोड़ी सी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिडबी वॉज सेट अप एज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI। सिडबी जो है IDBI की सब्सिडरी है, बिल्कुल सही है। किस लिए सेटअप की गई उससे संबंधित 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए, टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ IDBI, दूसरा है टेक ओवर वेंचर कैपिटल एंड ऑपरेशन ऑफ IDBI, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिट द सिक एंड क्लोज्ड यूनिट फाइनेंस बाय IDBI, फैसिलिटेट फाइनेंस प्रमोशन इंडियाज फॉरेन ट्रेड।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि ये टेक द फंक्शन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल के जो बिजनेसेस हैं बेसिकली, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे लेवल पे काम करने वाले जो संस्थान हैं, उनके बिजनेस को टेक ओवर करने का काम है किसका, सिडबी का। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें सिडबी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। जो सिडबी है इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, आईडीबीआई की, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक स्पेशल एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 1988 के अंदर, और इसने काम करना स्टार्ट किया था 2 अप्रैल 1990 से। सिडबी की जो बेसिकली है एक किस चीज़ के लिए, मतलब इसका बेसिकली काम क्या है, इसका जो बेसिकली काम है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को ये क्या करता है, तमाम तरीके की बेसिकली सुविधाएं प्रोवाइड करता है। उन्हें फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, उनके प्रमोशन के लिए उन्हें अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करके उन्हें स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो ये बेसिकली सिडबी का बेसिक कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर देयर मैनिफेस्टेशंस। तो आपको अरेंज करना है ऑर्डर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इसे अरेंज करें तो ऑर्डर जो है सबसे नंबर, यानी ऑफर सबसे नंबर 1 पे आएगा तो पहले ए हो जाएगा, फिर बी पे आ जाएगा आपका एक्सेप्टेंस, सी पे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और डी पे हो जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ए बी सी डी, यानी कि ऑफर पहले आएगा, एक्सेप्टेंस उसके बाद, फिर कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद, और सी जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ए बी डी सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत शायद इसमें नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 आपसे क्या कहता है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म व्हेन सेल्स प्रोडक्ट ऑफ ₹10 एंड इलास्टिसिटी -2। तो अगर इसकी इलास्टिसिटी -2 हो और उसका प्राइस बेसिकली 10 रुपये हो तो उसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू होगी वो आपकी 5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करेंगे। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी इज 90 एंड आगे कहा गया डिविडेंड जो होगा आपका ₹4.5 होगा और जो ग्रोथ रेट होगा 8% होगा। आपको शेयर होल्डर से रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। 8%, 5%, 20% और 13%, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 13% इसका आंसर आएगा। अब 13% कैसे आएगा ये चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। देखिए, जो आपका बेसिकली डिविडेंड है वो है आपका ₹4.5। अगर हम इसको रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 4.5 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 हो जाएगा। जब आप इसका परसेंट आप कैलकुलेट करोगे तो ये परसेंट आ जाएगा कितना, 5%। और अगर आप इसी के अंदर ग्रोथ रेट ऐड कर दें 8%, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13%। तो 13% इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 28 होगा। 28 के बारे में कहा गया है कि एक कंपनी है, अ फर्म कंज्यूम 90,000 यूनिट इन सर्टेन आइटम। किसी आइटम की 90,000 यूनिट एक साल के अंदर वो इस्तेमाल करता है। उसकी कॉस्ट ₹3 है और उसकी जो परचेज ऑर्डर कॉस्ट है वो कितनी है, 300 रुपये, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपकी 20 रुपये। EOQ निकालना था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना था। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और लगभग पूछे गए हैं और आने वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे। तो इसका सलूशन आप देख सकते हैं, इसका डिटेल सलूशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसका 9487 आंसर होगा। क्या इसका सही कैसे निकाला गया, इसको जहाँ से देख सकते हैं आप। एनुअल जो डिमांड है आपकी 90,000 है। उसकी जो आपकी जो प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट है आपकी वो 300 रुपये है और जो पर यूनिट कॉस्ट आपकी है वो कितनी है, ₹3। ठीक है, तो हम कैरिंग कॉस्ट किसकी निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट की निकालते हैं। तो आप 20% निकालिए तो 0.6 आपका हो जाएगा। फार्मूला आपको मालूम होगा। इसका जो फार्मूला बेसिकली होता है 2DS डिवाइड बाई H। यहाँ पे D का मतलब एनुअल डिमांड हो गया, S का मतलब उसकी कॉस्ट हो गई और H का मतलब उसकी कैरिंग कॉस्ट हो गई आपकी। तो यहाँ पे 2 इंटू 90,000 इंटू 300 डिवाइड बाई 0.6 करिए तो आपका जो रूट में होगा वो करीब करीब 90 लाख आ जाएगा और उसकी रूट वैल्यू आप निकालोगे तो अब लगभग आ जाएगा आपका 9,486, जो 9,487 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। कोई दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा खुद से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 39 की तरफ हम लोग 29 की तरफ बढ़ेंगे। 29 में है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म। कहा गया जो नेट इनकम अप्रोच है वो बताती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस होते हैं
उनका वैल्यूएशन ऑफ फर्म से उनका रिलेशन है, यानी उनसे रिलेवेंट है। अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंजिंग इट्स लेवरेज, डिग्री ऑफ लेवरेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कहा गया एक जो फर्म है आपकी वो अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है? अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करे। तो दोनों बातें सही हैं और दूसरी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले वाली को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो उस हिसाब से अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन इसका यही होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर आप देखें तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले वाले को एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच का आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी है तो उसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 30 क्वेश्चन की बात करें तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, बिल्कुल गलत है। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता, ऊपर वाला ऑप्शन कट गया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसेंशियल एलिमेंट हम लोग बात कर लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एलिमेंट्स होने ज़रूरी होते हैं, तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो वो लीगल पर्पस के लिए हो, लॉफुल कंसीडरेशन हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो यानी कैपेबल पार्टी हो। नेक्स्ट है आपका कंस्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, सर्टेनिटी हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो और सब कुछ मतलब एक्सप्रेस होना चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर बाकायदा लेक्चर मिल जाएगा। आप हमारी लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का जो बेसिकली यूनिट है वहाँ पे जाइए, ये सारे लेक्चर्स आपको डिटेल में वहाँ से मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपसे कहता है दो क्लोजली रिलेटेड जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं है। नेक्स्ट कहा जाएगा जॉब पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन टू फिक्स द रिम्यूनरेशन एंड अदर रिलेवेंट बेनिफिट, यानी जो जॉब आपको बेसिकली इवैल्यूएशन है उसका काम क्या है कि वो जॉब को इवैल्यूएट करके आपकी बेनिफिट सैलरी कितनी होनी चाहिए वो तय करने में हेल्प करता है। तो अगर स्टेटमेंट का सही ऑप्शन चुनाव करें तो पहले वाले में आपसे कहा जा रहा है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरे में बोथ आर इनकरेक्ट, तीसरे में फर्स्ट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है और चौथे में आपसे फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट। एक्चुअली अगर हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों कहा गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जॉब इवैल्यूएशन दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, बिल्कुल सही है। और जॉब इवैल्यूएशन जो है वो सैलरी फिक्स करने में, रिम्यूनरेशन फिक्स करने में हेल्प करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की, अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। यहाँ कहा गया अर्थमेटिक मीन इज ऑल पर्पस एवरेज। अर्थमेटिक मीन क्या है? ऑल पर्पस एवरेज है, बिल्कुल सही है। अर्थमेटिक बहुत सारे एवरेज निकालने में यूज़ किया जाता है। और मीन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज, ये भी सही है। तो अगर इस बार भी हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ हमने करेक्टरिस्टिक्स ली हैं अर्थमेटिक मीन की। तो कहा गया अर्थमेटिक मीन इजी टू कंप्यूट होता है, बहुत बेसिक सिंपल, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, बिल्कुल सही। इजी टू अंडरस्टैंड है, कहा गया कि ये ऐसा मेथड है जो बहुत आसानी से अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, कहा गया कि इट्स फीचर इज दैट हार्डली अफेक्टेड बाय द चेंजेस, ये चेंजेस से नहीं मतलब अफेक्ट नहीं होता है। और बेस्ड ऑन द आइटम ऑफ सीरीज़, ये जो सीरीज़ वाले आइटम्स होते हैं उन पर ही बेसिकली बेस्ड होता है। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। मीडियन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। मीडियन की हम बात करें तो कहा गया मीडियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेटा वैल्यूज़ इन डेटा सेट। कहा गया मीडियन जो है वो बेसिकली जो डेटा वैल्यूज़ होती हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है मीडियन वैल्यूज़ फिक्स बाय पोजीशन, ये पोजीशन से फिक्स होता है। और ये नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इंडिविजुअल वैल्यू, किसी एक वैल्यू से ये चेंज नहीं होता, बट मीडियन एक वैल्यू से चेंज हो जाता है। फिर अगर देखें द डिस्टिंक्ट बिटवीन मीडियन एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ इज़ लेस देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये बेसिकली जो मीडियन की वैल्यू होती है वो पॉइंट वाइज इसका जो डिफरेंस होता है वो मेंटेन रहता है। आगे है एवरी एरे है जो सिंगल मीडियम, यानी जो सिंगल मीडियम होता है बेसिकली। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं, इससे कहा गया इस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिकली इसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है।
तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में अगर एक्सप्लेन किया जाएगा और ज़्यादा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ बेसिक चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन 33। इसमें कहा गया है कि अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल एट अ रेट ऑफ ₹5 पर kg। द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल जो है आपका प्रोडक्ट ए में 12 kg और उसका रेट 6 kg। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। सभी को फार्मूला इसका पता होगा, MCV बोलते हैं इसे। तो इसका फार्मूला होता है आपका SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, यानी स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर इसका जो होगा 22 अनफेवरेबल होगा, दैट मीन्स कि माइनस में आंसर 22 निकल के आएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कहा गया है कि रेड्रेजल जो कमेटी आपकी है कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट की, वो किस तरीके की मशीनरी है, सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर। तो ये 3 टायर मशीनरी है। आप सब जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्प्यूट को सेटल करने का जो ढंग, जो आपकी समस्याओं को सुनने का जो तरीका है वो 3 लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो 3 टायर रेड्रेजल मशीनरी बोली जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। इसका सी ऑप्शन सही था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू द रिलेशनशिप मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग से संबंधित कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेड, फ्रिक्वेंटली कंज्यूमर कॉन्टैक्ट और हाई कंसर्न ऑफ क्वालिटी। फिर से एक बार क्वेश्चन को ऑप्शन को रिपीट किया जा रहा है। प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेड, फ्रिक्वेंटली कंज्यूमर कॉन्टैक्ट एंड हाई कंसर्न क्वालिटी। अब हम देखेंगे इसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है। पहले में BCD, दूसरे में आपके पास ABC, ACD और ABD। सही ऑप्शन आपका ACD है, यानी कि इसमें BCD है। ए ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर की बात नहीं करते। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग की। तो हम प्रोडक्ट फीचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट की बात करेंगे, कंज्यूमर की कॉन्टैक्ट की बात करेंगे और क्वालिटी की बात करेंगे। प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन BCD सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। कहा गया है कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म यूजुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन, यानी लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइंग रिलेशन मेंटेन करना कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस। इस हिसाब से कि उनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म व्यवहार बने रहें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, नीच मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग। तो किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना जो है वो क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग से बैक टू बैक सेकेंड क्वेश्चन एक ही एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। रिलेशनशिप मार्केटिंग को थोड़ा सा यहाँ पढ़ सकते हैं आप। रिलेशनशिप मार्केटिंग रिलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट जस्ट फॉर कस्टमर। आगे रिलेशनशिप एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ रिलेशन कस्टमर के साथ ही नहीं बनाता है, ये रिलेशन जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हों, चाहे सप्लायर हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, इन सभी के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशन मेंटेन करके रखता है, ताकि उसका बेनिफिट क्या मिले, उसका बेनिफिट ये मिले कि आप कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट हों और उसके साथ आप लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। दैट मीन्स कि इट रिक्वायर्स मूव फ्रॉम फंक्शनल टीम टू क्रॉस फंक्शनल टीम, यानी कि एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का एक तरीका है और कस्टमर को रिटेन करना और उसके ग्रोथ को अपने ग्रोथ के साथ कनेक्ट करना, ये बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग का कंसेप्ट है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन कम अंडर द एम्बिट ऑफ। कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज दोनों डिसीजन किसके अंदर आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड दोनों आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। तो इसका ऑप्शन 3 जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आप देख सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कंसेप्ट है। फाइनेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जब आप इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो दैट मीन्स कि आपको इन्वेस्टमेंट में ये पता लगाना पड़ेगा कि हम किन सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें ऑप्टिमम
मतलब बेनिफिट हो सके। और जब हम बेनिफिट की बात करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस बेनिफिट को हमें कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर बीइंग अ कंपनी आप सोचें कि आप किस इन्वेस्टमेंट को किस हिसाब से, यानी कि इन्वेस्टमेंट को किस कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और फिर उस मैक्सिमम बेनिफिट से कितना आप डिविडेंड पे करेंगे, कितना अमाउंट मतलब फिक्स होगा, कितना आपका जो होगा वेरिंग होगा। तो यानी फिलहाल हम लोग बात अगर जिस हिसाब से कर रहे थे क्वेश्चन की, उस हिसाब से सी ऑप्शन सही था, थर्ड ऑप्शन सही था। दैट मीन्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज डिसीजन जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक बार फिर से आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। कहा गया यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन that economies of scale prevail at a small level of production and diseconomies of scale prevail at larger level of production। पहली बात। दूसरी, decreasing return to scale arise primarily because at the scale of operational increase it becomes more difficult to manage the firm effectively। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका हल्का सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप बारीकी से इस कंसेप्ट को समझेंगे तो इसका सही ऑप्शन किया जा सकता है। पहले वाले में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहा था, जिसमें इक्विलिब्रियम यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की गई। दूसरे वाले में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करी जा रही है और उसके ऑपरेशनल इंक्रीजिंग की बात करी जा रही है। तो दोनों जो पार्ट हैं आंसर सही हैं, लेकिन दूसरा पार्ट पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे कहा गया जो चलापाथी राव कमेटी है वो बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ के रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित है आपकी। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो चलापाथी राव कमेटी है वो आपकी रीजनल रूरल बैंक के रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 4 जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कमेटी है बेसिकली आपकी चलापाथी राव, ये 2013 के अंदर ये कमेटी बनी हुई थी और इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो इंटायर आरआरबीज़ को कंसोलिडेटेड करना था, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट आपका है वो सिस्टमेटिक तरीके से चल सके और उससे ग्रामीण क्षेत्रों को, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे मोटिवेशन की थ्योरी है। मोटिवेशनल फोर्स ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। कहा गया जो मोटिवेशनल फोर्स हैं उसमें जो लेवल ऑफ एफर्ट है वो सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है। तो ये थ्योरी किसकी बताती है? आपका दिया है पोर्टर लोअर मॉडल, वेक्टर्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, एडम इक्विटी थ्योरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका पोर्टर लॉलर मॉडल जो है आपका बेसिकली बताता है कि जो मोटिवेशनल फोर्सेस होते हैं वो आपके सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होते हैं। इस थ्योरी को नीचे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मॉडल ये आपसे कहता है बेसिकली कि ये जो मॉडल है आपका इसी चीज़ पर बेसिकली फोकस करता है कि एक जो पर्सन है उसका जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है, उसका मोटिवेशनल फैक्टर हमेशा उसकी जो रिजल्ट होंगे, जो परफॉर्मेंस होगी, उनके बराबर नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस थ्योरी को डिटेल में देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें इससे संबंधित क्लियर होंगी। देखिए, कहा जा रहा है कि दिस मॉडल हैज़ बीन प्रैक्टिकली अप्लाइड आल्सो इन द स्टडी ऑफ मैनेजर। तो सबसे पहली चीज़ क्या, ये जो मॉडल है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मैनेजर्स के स्टडी पे। सो दिस इज मल्टीवेरिएट मॉडल विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग जॉब एटीट्यूड एंड जॉब परफॉर्मेंस। जो जॉब का एटीट्यूड है और जो जॉब की परफॉर्मेंस है उनके रिलेशनशिप को बेसिकली एक्सप्लेन करता है। इसकी कुछ अजम्पशन है। इसकी जो पहली अजम्पशन है वो क्या है? इसकी पहली अजम्पशन कहा जा रहा है कि मल्टीवेरिएट मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इन द इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। कहा गया इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसका जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं और जो इन्वायरमेंट के साथ वो जो इस तरीके से कनेक्ट है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी अजम्पशन क्या बताई जा रही है कि इंडिविजुअल आर अज्यूम टू रैशनल ह्यूमन बिहेवियर एंड मेक डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर। पहले वाले में कहा गया कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके इंडिविजुअल कंसंट्रेशन से और इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है। फिर कहा गया है कि उसका जो बेसिकली डिसीजन होता है वो उसके व्यवहार के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट होता है।
तीसरी जो यूनिट है तो तीसरा अजम्पशन आपसे कहता है कि इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड, डिज़ायर एंड गोल। कहा गया अलग अलग आदमी की अलग अलग नीड और डिज़ायर्स होती हैं। और चौथा कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन इंडिविजुअल डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव बिहेवियर एंड सच डिसाइडेड बिहेवियर। कहा गया अलग अलग नीड होंगी तो उसके अलग अलग चीज़ों के लिए उसका अलग अलग व्यवहार होगा। तो कहा गया है कि इसीलिए उसका जो आउटकम होगा उसके लिए उसका हर आउटकम के लिए उसका जो बिहेवियर होगा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ इसके बेसिकली एलिमेंट्स हैं। जैसे पहला इसका एलिमेंट्स होता है एफर्ट्स। तो एफर्ट्स कहा गया है कि एफर्ट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक पर्सन किसी भी पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी उस पर खर्च करता है। वैल्यू ऑफ रिवार्ड की बात करी जाए तो उसके बदले में वो कितनी रिवार्ड की उम्मीद रखता है कि उस जॉब से उसे कितना कुछ मिलेगा। फिर आपका रिसीव्ड एफर्ट रिवार्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि कहा गया कि उसे कितना लेवल ऑफ एफर्ट जो है उसे डालना चाहिए जिसके बदले में उसे एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिल सके। फिर लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ बेसिकली इसी कंसेप्ट ही इसी चीज़ का था कि जो आपका बेसिकली जो आपका आउटकम होगा वो आपके एफर्ट और परफॉर्मेंस के बराबर नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट और डीडी। तो इसका स्विफ्ट कंसेप्ट है ये इंटरनेशनल बेसिकली हम लोग मनी ट्रांसफ़र में यूज़ करते हैं। आरटीजीएस, नेफ्ट जो है वो लोकल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ से आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। स्विफ्ट बेसिकली क्या चीज़ है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्विफ्ट बेसिकली ओवरसीज़ मनी ट्रांसफ़र का एक तरीका है और इसमें जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है वर्तमान समय में जो बेसिकली कम्युनिकेशन से संबंधित है और ये नेटवर्क के आधार पे यानी कि इंटरनेट की सुविधाओं के आधार पे आप बहुत आसानी के साथ पैसे एक दूसरे देश के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास दिया है वो 42 है। विच वन इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है उससे संबंधित कौन सा फैक्ट ट्रू नहीं है? तो कहा गया है कि इट ऑब्जर्व सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ इंड्यूरिंग नेचर एराइजिंग आउट ऑफ लीवरेज आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लो। दूसरे में है इट ऑब्जर्व सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू द सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल। तीसरा है आपका मोबिलाइज सरप्लस लिक्विडिटी इज हेल्ड इन एमएसएस अकाउंट विद रिजर्व ऑफ आरबीआई। और लास्ट में है आपका एमएसएस लिक्विडिटी कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर। तो इसमें जो नॉट ट्रू की हम बात करें तो इसका सी जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जो आपका बेसिकली मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है इसका जो अमाउंट इसकी जो लिक्विडिटी है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट के कैपिटल नेचर में से यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, ये मतलब ट्रू नहीं है। मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से यही वाला सही ऑप्शन है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप मार्केट स्टेबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है बेसिकली वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है और ये आरबीआई के द्वारा मतलब इसे फॉलो कंट्रोल किया जाता है। ये बताता है कि विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बाई सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इकोनॉमी। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को अगर जो हमारे मतलब मार्केट के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी है अगर उसे कम करना हो तो सरकार क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को मार्केट के अंदर बेचेगी। और ये जो एमएस है आपका जो एमएसएस है वो अप्रैल 2004 में लागू किया गया था और ये भी कहा गया है कि इसका बेसिक काम क्या है, आपका एक्सेस लिक्विडिटी को कम करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। 43 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसमें इंफॉर्मेशन में कौन सा पार्ट नहीं आता है? तो लोगो बुक्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फाइल नोटिंग, सर्कुलर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फाइल नोटिंग है। यानी फाइल नोटिंग जो है इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। लोगो बुक, डेटा मटेरियल, सर्कुलर ये सब इंफॉर्मेशन के पार्ट हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, जो आरटीआई एक्ट है आपका, आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल होता है। तो क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी आपका रिकॉर्ड हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई मेमोज हो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस,
प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्टैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपकी। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी, डेटा मटेरियल होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो फाइल नोटिंग थी ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर नहीं आती, तो इसका ऑप्शन जो है आपका फाइल नोटिंग वाला सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 44। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर किसको शामिल किया जाता है? आरटीजीएस को, डिमांड ड्राफ्ट को, नेफ्ट को, चेक को। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, नीचे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले में एसीडी, बीडी, एसी और बीसीडी। बड़ा सिंपल तरीका था। डिजिटल पेमेंट में किसको शामिल करते हैं? आरटीजीएस को, नेफ्ट को। डिमांड ड्राफ्ट और चेक जो होते हैं डिजिटल पेमेंट नहीं है, तो ए और सी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के कुछ आप ऑप्शन देख सकते हैं। डिजिटल पेमेंट भारत के अंदर कौन कौन से हैं? जैसे बैंकिंग कार्ड, यूएसएसडी हो गया, आधार इनेबल्ड सर्विस हो गई, यूपीआई, मोबाइल वैलेट, प्रीपेड कार्ड्स हो गए, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग। ये सारे क्या हैं? डिजिटल पेमेंट के मेथड्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45। ये बेसिकली जो है आपका वो बासिल से रिलेटेड है, यानी जो हमारे बैंकिंग के नॉर्म्स हैं उससे संबंधित है। इनिशियली इट वाज नेम्ड एड कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी, यानी इन सबसे पहले बासिल का पुराना नाम क्या था? CBRS। बिल्कुल सही है, यही इसका पुराना नाम था। बासिल वॉज इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ 15 कंट्रीज। कहा गया कि जो 15 देशों के जो ब्रिटिश सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उन्होंने बासिल को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट हम देखें, इट वॉज इस्टेब्लिश एंड ऑफ 1974। ये 1974 के एंड में इस्टेब्लिश हुआ। और जो चौथा ऑप्शन है, डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस एस्टेब्लिशमेंट, यानी इसके एस्टेब्लिशमेंट में बेसिकली जो करेंसी और बैंकिंग मार्केट थी वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें इसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसका जो ट्रू नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 कंट्रीज़ ने मिलकर इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था, तो इसका ट्रू ऑप्शन सही हो जाएगा। बासिल के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिए हुए हैं, और इसका वीडियो लेक्चर भी आपको मेरी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली जो यूनिट है वहाँ पे आपको इसका लेक्चर भी मिल जाएगा। तो अगर हम बासिल के बारे में बात करें तो इसका जो पुराना नाम था वो BCBS ही था। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 के अंदर हुआ था। BCBS का बेसिकली मतलब है बासिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। इसका प्राइमरी गोल था आपका जो स्टैंडर्ड सेटर प्रूडेंस रेगुलेटरी बैंक प्रोवाइड्स, बेसिकली इंटरनेशनल बैंकिंग को प्रॉपरली फॉर्म तैयार करना था। और इसमें 45 मेंबर कंट्रीज़ थी, ना कि 15 मेंबर कंट्रीज़। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बासिल 3 रूल हैं आपके, बासिल 1, बासिल 2, बासिल 3। तो किसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप कायदे से समझने के लिए जो हमारी बेसिकली हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है उसको जाके आप देख लें, इससे संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 56 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से संबंधित कौन सी कमेटी है? भगवती कमेटी, MK मित्रा कमेटी, JR वर्मा कमेटी और LC गुप्ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका भगवती कमेटी। भगवती कमेटी यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भगवती कमेटी इसका ऑप्शन शायद सही नहीं है, NK मित्रा कमेटी है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आप इनके बारे में थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। NK मित्रा की जो कमेटी थी वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से संबंधित थी, और जो LC गुप्ता थी उनकी सेबी यानी कि बेसिकली कमेटी फॉर डेरिवेटिव्स थी। तो इसका ऑप्शन जो है NK मित्रा कमेटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 47। यहाँ पर क्वांटिटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस द लिमिट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो क्वांटिटी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है वो बेसिकली कौन है? एम्बार्गो, कोटा, ट्रेड रिस्ट्रेंट्स और इंपोर्ट टैरिफ। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी में क्या है? कोटा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कोटा बेसिकली क्या होता है? कोटा क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड में एक बेसिकली कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस का एक तरीका है, जहाँ पे हम क्वांटिटी को लेकर क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप पार्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा की बेसिकली एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग नहीं कर सकते एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए। तो जो कोटा सिस्टम में इंटरनेशनल ट्रेड में वॉल्यूम को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इसी को हम इसमें इस क्वेश्चन में फिलहाल कोटा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48।
इसमें कहा गया है कि कंपनी ने 10% इनरिमिडेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करें, इनकी फेस वैल्यू जो थी वो 100 रुपये थी और 95 रुपये पे इसे इशू किया गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसका क्या होगा? ऑप्शन आपके पास हैं 10.63, 10.73, 10.83, 10.53। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 10.53। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो सुगम जो है वो किससे संबंधित है? तो सुगम बेसिकली ITR 4 से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ITR 4 जो है बेसिकली वो सुगम से संबंधित है। तो सुगम जो संस्थान है, सुगम कैटेगरी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो ITR फॉर्म 4S जो है फिल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 की बात करें तो कहा गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी अ फर्म चार्जेस हायर इनिशियल प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेस इट ओवर टाइम डिमांड ऑफ हायर प्राइजेस सेटिस्फाइड। कहा गया कि कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है जहां पे शुरुआत में प्राइस बहुत ही चार्ज ज़्यादा किया जाता है, फिर धीरे धीरे प्राइस कम कर दिया जाता है जब आपके टारगेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो पीक लोड प्राइसिंग, इंक्रीमेंटल प्राइसिंग, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? स्कीमिंग प्राइसिंग। क्योंकि स्कीमिंग प्राइसिंग की ऐसे टेक्निक है जहां शुरुआत में हम क्या करते हैं, रेट ज़्यादा रखते हैं और फिर जैसे जैसे मार्केट में हमारी कैप्चरिंग बढ़ जाती है फिर हम क्या करते हैं, रेट को कम कर देते हैं। तो आज जो है बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए, यानी कि जो जून 2019 का पेपर है ये 2 पार्ट में होगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। आई थिंक पूरा जो लेक्चर होगा वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो आप कर लें, ताकि इस तरीके के जो भी लेक्चर्स हैं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले वीडियो लेक्चर्स, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।